प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य इतिहास की जो लेखन परंपरा है, उसमें उनका क्या अतुलनीय जो योगदान रहा है उसको लेकर चर्चा करेंगे। और जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं इसको लेकर प्रत्यक्ष से आपको PDF मैंने समूह में भिजवा दी है। तो आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि पहले उस PDF का समुचित अध्ययन कर लें और उसके बाद में इस वीडियो को देखें ताकि आप और बेहतर ढंग से समझ सकें। चलो प्रारंभ करते हैं। आचार्य शुक्ल द्वारा जो रचित हिंदी साहित्य इतिहास का जो ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इस ग्रंथ की रचना सन 1929 में की गई थी और जो प्रथमतः ये जो ग्रंथ लिखा गया था एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में न लिखकर नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा एक ग्रंथ है, प्रकाशित एक ग्रंथ है जिसका नाम है हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित एक शब्दकोश है। और उस शब्दकोश की जो भूमिका है, कोई भी ग्रंथ होता है उसके आगे के जो पृष्ठ होते हैं उसमें उस ग्रंथ के बारे में उससे संबंधित लिखा जाता है। तो ये हिंदी का शब्दकोश था और हिंदी साहित्य और इतिहास को लेकर उसकी जो भूमिका है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई। तो इस भूमिका में विस्तार से हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य पर प्रकाश डाला गया और इसी भूमिका को विस्तार रूप में एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में बाद में प्रकाशित किया गया जो सन 1929 में आया। उसका नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। ये जो शुक्ल द्वारा रचित जो ग्रंथ है, ये उनका जो साहित्य का जो इतिहास जो ग्रंथ है उसकी विशेषताएं क्या है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में जो शुक्ल है एक तरह से प्रकाश स्तंभ कहे जा सकते हैं। प्रकाश स्तंभ समुद्र में जो लाइट टावर होते हैं, दूर से ही जो चलने वाले जो जहाज़ है उनको दिखा देता है कि अमुक जगह पर बंदरगाह है। तो उसी प्रकार से आचार्य शुक्ल द्वारा रचित ये जो इतिहास ग्रंथ है या उनके द्वारा रचित जो इतिहास है उसके प्रकाश में के आलोक में ही साहित्य इतिहास के अन्य ग्रंथ लिखे गए और एक तरह से उन्हीं का ये विस्तार करने वाले आगे के ग्रंथ थे। तो इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास के लेखन परंपरा में बहुत ही महत्वपूर्ण और अतुलनीय योगदान रहा है। इसी कारण हम आचार्य शुक्ल के का जो साहित्य इतिहास लेखन है उसका अलग से इस बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं। आचार्य शुक्ल की जो इतिहास दृष्टि है, इतिहास कोई भी इतिहासकार होता है, इतिहास लिखने वाला लेखक होता है, उसकी एक अपनी एक दृष्टि होती है। उस दृष्टि को लेकर ही वह इतिहास ग्रंथ की रचना करता है। तो इतिहास ग्रंथ की उनका जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके आरंभ में उन्होंने इस दृष्टि को स्पष्ट कर दिया है कि उनकी दृष्टि क्या है, किस आधार को लेकर वे हिंदी साहित्य का इतिहास है वो लिखने जा रहे हैं। और ये जो उनके द्वारा जो लिखी गई जो उक्ति है जिसका बार बार उद्धृत किया जाता है, उनकी दृष्टि को उद्धृत करने वाली है, हम पहले भी देख चुके हैं, फिर एक बार उसका स्मरण कर लेते हैं। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यानी किसी भी देश का जो साहित्य होता है वो उस देश में रहने वाली जो जनता होती है उसकी मनोवृत्ति किस प्रकार की, उसकी चित्तवृत्ति किस प्रकार की है, उसको वह दर्शाता है, उसको प्रतिबिंबित करता है। तब ये निश्चय है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के परिवर्तन में भी परिवर्तन होता चला जाता है। क्योंकि आचार्य शुक्ल है वह
साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब मान रहे हैं, तब जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से साहित्य में भी परिवर्तन होगा। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य की परंपरा के साथ में उनका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। और साहित्य की परंपरा और चित्तवृत्तियों की जो परंपरा है, इसमें आपस में तालमेल बिठाना और आपस में सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। और जनता की चित्तवृत्ति पर ही साहित्य निर्भर होता है। जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन होता है तब साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। लेकिन ये जो जनता की जो चित्तवृत्ति है ये किसके ऊपर निर्भर करती है, उसको आगे लिखा गया है कि जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। यानी जो जनता की चित्तवृत्ति है उस देश की जो तत्कालीन जो परिस्थितियाँ है उसका राजनीतिक ढांचा किस प्रकार का है। आधुनिक काल में अपन कविताएं देखते हैं तो वह लोकतांत्रिक देश में जो लोकतंत्र की व्यवस्था थी उसको लेकर लिखी गई है, देश की जो व्यवस्था उसको लेकर लिखी गई है। प्राचीन काल में अपन जो भक्ति काल में देखते हैं तो वहाँ पर उस समय भक्ति की रचना लिखी गई है, तो उसका कारण भी तत्कालीन परिस्थितियाँ थी। उस समय का राजनीतिक ढांचा कैसा है, सामाजिक व्यवस्था कैसी है। सामाजिक व्यवस्था के अनुसार जो यूरोप की जो कविता है वो अलग प्रकार की है, भारत की जो कविता है वो अलग प्रकार की है, राजस्थान का सामाजिक परिवेश अलग है, तो यहाँ का जो काव्य साहित्य है उसके अंदर भिन्नता अपन को देखने को मिलेगी। देश में धार्मिक और सांप्रदायिक स्थिति किस प्रकार की है, इस पर भी जनता की चित्तवृत्ति निर्भर करती है। तो ये जो चित्तवृत्ति किसके ऊपर निर्भर करती है, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आदि जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ उस पर निर्भर करती है। इनके अंदर परिवर्तन होता है तो जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन होता है। तो जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ में साहित्य का जो स्वरूप है उसके अंदर भी परिवर्तन होता चला जाता है। और यही आचार्य शुक्ल की दृष्टि है और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना जो साहित्य का इतिहास का लेखन किया है। और अपने साहित्य के इतिहास लेखन में उन्होंने जनता की जो चित्तवृत्ति है, जो साहित्य में साहित्य की प्रवृत्तियों के रूप में परिलक्षित होती है, उसके ऊपर उन्होंने विशेष ध्यान दिया है। और इन्हीं साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर उन्होंने अपने साहित्य इतिहास का काल विभाजन किया है और तदनुरूप उसका नामकरण भी किया है। और इस कथन के आधार पर इनकी जो चार मान्यताएं जो स्पष्ट होती है उसको अपन इस प्रकार से इंगित कर सकते हैं। पहले ही, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का चिंतित प्रतिबिंब होता है। एक दूसरा, जनता की चित्तवृत्ति बदलती है और उसी के अनुसार साहित्य भी बदल जाता है। तीसरा, जनता की चित्तवृत्ति प्राय राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक कारणों से बदलती है। और चौथी, साहित्य इतिहास का अर्थ ये है ये दिखलाना कि चित्तवृत्तियाँ कैसे बदलती है और उनके बदलने से साहित्य का स्वरूप किस प्रकार से बदलता है। ये जो चार जो मान्यताएं हैं ये जो अगली जो स्लाइड है उसमें यहाँ पर दिखाई गई है। मैं यहाँ पर जूम कर देता हूँ, लेकिन आपको अलग से जो PDF दिया गया है उसके अंदर आप देख सकते हैं। ये थोड़ी इसका जो छायाचित्र थोड़ा धुंधला है, लेकिन यहाँ पर आप समझने पे ध्यान दीजिए और प्रत्यक्ष रूप से आप पहले से या इसके बाद में PDF है उसको पढ़ लेना ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। उसके उपरांत कोई समस्या है तो अलग से चर्चा की जा सकती है। अब जो आचार्य शुक्ल की जो इतिहास की दृष्टि है वह किस प्रकार की है, उसको जो साहित्य इतिहास का जो दर्शन है उसमें किस प्रकार का माना जाता है, तो ये जो उनकी जो दृष्टि है वह कहलाती है प्रत्यक्षवादी या विधेयवादी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉजिटिविस्ट। और प्रत्यक्षवाद का अर्थ होता है किसी कार्य की व्याख्या निश्चित एवं वस्तुनिष्ठ कारणों के आधार पर करना। कोई भी कार्य होता है यानी बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। तो इतिहास में
कोई कार्य दिखाया गया है, कोई घटना दिखाई गई है, तो उसके पीछे कुछ न कुछ उसके निश्चित कारण होते हैं। उन कारणों के आधार पर ही कार्य की व्याख्या उन्होंने की है। और वस्तुनिष्ठ का अर्थ होता है बिल्कुल खुले दिमाग से, जो जितने भी जो विकल्प मौजूद है उनके आधार पर उसको देखना। एक होता है आत्मनिष्ठ। आत्मनिष्ठ का अर्थ होता है कि जैसे कोई कवि है, जैसे कोई घटना घटित हुई तो कवि अपनी जो दृष्टि होती है, उसकी जो आत्मनिष्ठता होती है, उसके आधार पर उस घटना की यहाँ उसको देखकर वो उसकी व्याख्या करता है, उसके आधार पर काव्य की रचना करता है। लेकिन जो एक वैज्ञानिक होता है वह अपनी जो भावनाएं होती है या अपनी जो मान्यता होती है उसके आधार पर कभी भी उसकी व्याख्या नहीं करता है। जैसे मान लो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की जो घटना है, तो उसमें जो व्यक्तियों की जो कई सुनी हुई बातें होती है, व्यक्ति उसके आधार पर उसकी व्याख्या कर सकता है। तो वो उसकी आत्मनिष्ठता है, वो उसकी स्वयं की दृष्टि है। वह वैज्ञानिक यहाँ वस्तुनिष्ठ दृष्टि नहीं है। तो वस्तुनिष्ठ दृष्टि होती है, वस्तु तो वैज्ञानिक दृष्टि होती है, जिसमें स्वयं की जो मान्यता, व्यक्ति की मान्यताएं होती है या स्वयं की जो भावनाएं होती है वह अपने लेखन पर हावी नहीं होने देता है। तो उन्होंने जो कारण है, जो कार्य है, उसके पीछे उनको कारणों को दिखाया और उन कारणों और कार्य के साथ में संबंध दिखाकर ही अपने इतिहास को उन्होंने वैज्ञानिक बनाया। वस्तु तो वैज्ञानिक चिंतन प्रत्यक्षवाद पर ही आधारित है। यानी जो वैज्ञानिक चिंतन है वह पूरा ही प्रत्यक्षवादी या विधेयवादी है। इस कारण पर कह सकते हैं कि उनकी जो दृष्टि है वह वैज्ञानिक दृष्टि है। और एक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने इतिहास दर्शन के लिए 3 व्याख्या या 3 तत्व उन्होंने दिखाए हैं। वो क्या है? जाति, वातावरण और रचना का क्षण। यहाँ पर जाति का अर्थ समाज से है और वातावरण का अर्थ है चित्तवृत्तियों को बनाने वाली स्थितियाँ और क्षण का अर्थ है रचना विशेष के समय से। तो ये जो 3 जो तत्व ने साहित्य की व्याख्या के लिए बताए हैं, ये आपको शुक्ल के साहित्य इतिहास में दिखाई देते हैं। इन तीनों तत्वों के आधार पर कौन से? पहला जाति, दूसरा वातावरण और तीसरा है रचना का क्षण। जाति से अपन को तात्पर्य है कि उस समाज विशेष की संरचना किस प्रकार की है। भक्ति काल में भक्ति संबंधी यदि रचनाएं लिखी गई तो उसका जो कारण है, उसकी जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, समाज की उस समय जो अपनी हिंदू जाति थी, उस समय उसकी मनोवृत्ति किस प्रकार की थी, उसकी जो समाज का जो संगठन है, उससे तात्पर्य है जाति से। दूसरा है वातावरण यानी उस समय लोगों की सोच किस प्रकार की थी, उनकी मनोवृत्ति किस प्रकार की थी। सामाजिक जो ढांचा है उसी के अनुरूप लोगों की मनोवृत्ति भी होती है, जनता की चित्तवृत्ति भी होती है, उनके सोचने का ढंग होता है। और तीसरा है रचना का क्षण। जिस समय कोई रचना लिखी गई है उस समय का तत्कालीन परिस्थितियाँ कैसी थी। ये जो 3 तत्व है, इनके आधार पर अपन सामान्यतः आचार्य शुक्ल के इतिहास की व्याख्या कर सकते हैं। जाति से तात्पर्य ये 3 तत्व कौन से हैं? जाति या सामाजिक ढांचा, वातावरण, समाज की मनोवृत्ति, लोगों की सोच, और तीसरा रचना का क्षण या तात्कालिक समय, जिस समय वह रचना लिखी गई है। और इन तीनों तत्वों के आधार पर ही आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास को प्रस्तुत किया है। यानी इतिहास दर्शन के आधार पर इतिहास दर्शन के जो तत्व जो 3 बताए हैं, यह आचार्य शुक्ल के इतिहास में अपन को देखने को मिलते हैं। और आचार्य शुक्ल ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग कर, अगला जो बिंदु है वो अपना है कि आचार्य शुक्ल का इतिहास है वह उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। जिस प्रकार वैज्ञानिक होता है, सिलसिलेवार से किसी भी घटना का अध्ययन करता है, घटना संबंधित साक्ष्य जुटाता है और फिर
उससे संबंधित उसका गहनता से अध्ययन करता है, और गहन तक अध्ययन करने के उपरांत वो अपने निष्कर्ष पर पहुंचता है, सीधे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है। उसी प्रकार शुक्ल ने भी इसी प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया है। उस समय कोई भी जिस समय का जो इतिहास के बारे में वे लिख रहे हैं, उस समय किस प्रकार की रचनाएं उपलब्ध थी, कौन कौन सी रचनाएं थी, उन रचनाओं में किस प्रकार की प्रवृत्तियां मौजूद थी, उनसे क्या क्या बातें सामने उभर कर आती है, तब उसके उपरांत वे अपना निष्कर्ष देते हैं। जैसे वे आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखते हैं तो उसके पीछे कारण गिनाते हैं। अन्य इतिहासकारों की तरह सीधा नाम नहीं दे देते हैं। जैसे मिस्र बंधुओं ने आधुनिक काल का नाम दे दिया परिवर्तन काल, या उन्होंने कोई दूसरा जैसे नाम दे दिया प्रारंभिक काल। तो प्रारंभिक काल उन्होंने नाम दिया, लेकिन इसके पीछे उन्होंने व्याख्या नहीं की कि नाम क्यों दिया, ये नामकरण क्यों उचित है। लेकिन आचार्य शुक्ल ने जो भी, भले आदिकाल को उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया हो, मध्यकाल में उन्होंने जो भक्ति काल नाम दिया है उसके पीछे उन्होंने कारण बताए हैं। रीतिकाल का नाम रीतिकाल क्यों दिया गया है, उसके पीछे उन्होंने कारण बनाए हैं। कहने का आशय ये है कि उन्होंने सर्वत्र वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया है, और इसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण जो काल विभाजन और नामकरण संबंधी जो समस्याएं हैं उनका लगभग उन्होंने पूर्णतः समाधान कर दिया। ये अंतर्विरोध उनके नामकरण और काल विभाजन में उनमें कम दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया, उसका प्रयोग किया। और इसी कारण उन्होंने हिंदी साहित्य के जो 900 वर्षों का जो इतिहास है उसको 4 भागों में विभाजित उन्होंने किया, और उनका जो विभाजन है प्राय निर्विवाद रूप से विद्वानों द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने मनमर्जी से इस प्रकार से विभाजन नहीं किया, बल्कि वैज्ञानिक आधार पर, वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर उन्होंने इसका ये विभाजन किया है। और ये जो विभाजन है, और यहाँ तक कि जो सर्वसम्मति से जो वर्तमान में जो नाम स्वीकृत कर दिए गए हैं, उन्होंने जो 4 नाम दिए उनमें से 3 नाम भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये नाम जो है काल जो विभाजन है इनका, ये जो नामकरण है उसको सर्वसम्मति से उसको स्वीकार कर लिया गया। और जो पहला जो नाम है वीरगाथा काल, ये भी उसका जो नाम जो आदिकाल जो वर्तमान में जो स्वीकृत है, इसकी प्रस्तावना भी उन्होंने लिख दी है। वे उनके जो काल विभाजन करते हैं तो काल क्रम की दृष्टि से उस काल को आदिकाल मानते हैं, और प्रवृत्ति की दृष्टि से वीरगाथा काल मानते हैं। तो इस प्रकार से उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए काल विभाजन और नामकरण किया। आचार्य शुक्ल के इतिहास की कुछ और अन्य विशेषताएं जो हम देख सकते हैं वो इस प्रकार से हैं। रचनाकारों की जीवनी लिखने के स्थान पर उन्होंने रचनाओं का मूल्यांकन किया। आचार्य शुक्ल से पहले अपन, भले वे मिश्र बिंदु हो, भले शिव सिंह सेंगर हो, या फिर जो भक्तमाल 84 वैष्णवता इत्यादि भक्तकाल में लिखे गए जो चरित्र ग्रंथ हो, या गासादत्त द्वारा रचित विस्तवर्दला लित्तित्तुर इंडो हिंदुस्तानी जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, इन सभी ग्रंथों में काल विभाजन और नामकरण का विशेष प्रयास नहीं किया गया है। ग्रियर्सन को छोड़कर अन्य जो शुक्ल से पहले जो इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने प्राय जो कवि है या जो साहित्यकार है उनको एक जगह इकट्ठा किया, और उनकी जीवनियाँ ही प्राय उन्होंने उनके जीवन के बारे में बताया है, और उनकी जो रचना है उनको एक जगह संग्रहित किया है। यानी संग्रह का कार्य इन्होंने नहीं किया है, बल्कि जीवनी लिखने के स्थान पर उन्होंने जो भी रचनाकार है उसका मूल्यांकन करने की कोशिश की है कि उनकी रचनाएं किस प्रकार की है, उनकी रचनाओं में प्रवृत्ति किस प्रकार की है, उनकी रचनाओं का मूल्य क्या है, उनकी रचनाओं का समाज में क्या योगदान हो सकता है, उनका दृष्टिकोण किस प्रकार का है। इन सभी के आधार पर उन्होंने काल विभाजन किया, और तदनुरूप उन्होंने उसका मूल्यांकन भी किया।
अगली बात जो उभर कर आती है, उन्होंने रचनाओं का मूल्यांकन, अब रचनाओं का उन्होंने मूल्यांकन किया लेकिन जीवनी को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। और रचनाओं के मूल्यांकन में भी उन्होंने जो पारंपरिक जो रसवादी दृष्टि, यानी अपना भारतीय जो काव्य शास्त्र रहा है उसमें जो रस है, जो रसवादी दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण रही है, जिसमें रस के आधार पर ही पहले का जो साहित्य, संस्कृत जो साहित्य है या संस्कृत की परंपरा में जो ब्रज जाति में आदि में जो हिंदी साहित्य लिखा गया है, उसमें भी रसवादी जो परंपरा है उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उन्होंने रसवादी जो परंपरा है उसको, उस परंपरा को, उसको भी सम्यक दृष्टि से शामिल किया है लेकिन उसको इतना महत्व नहीं दिया है। और न ही जो आधुनिक जो समाजनिष्ठ दृष्टि है उसको, यानी जो प्राचीन जो रसवादी दृष्टिकोण है न तो पूर्ण तो उसको अपनाया है और न ही जो आधुनिक जो समाजनिष्ठ जो दृष्टि है उन दोनों को अपनाया है, बल्कि क्या किया, इन दोनों का उन्होंने समन्वय किया। यानी उनके मूल्यांकन में आधुनिक दृष्टिकोण भी है, वे मनोवैज्ञानिकता को भी शामिल करते हैं, आधुनिक जो विचारधारा है उसको भी जो समाज को दायरे में रखती है, समाजनिष्ठ, यानी समाज को महत्व देना। कोई भी रचना लिखी जा रही है तो वो व्यक्ति अपने लिए नहीं लिखता है बल्कि समाज के लिए लिखता है। तो उस रचना का समाज के लिए क्या मूल्य है, वो कि समाजनिष्ठ दृष्टि और रसवादी दृष्टिकोण, रस का अर्थ होता है आनंद। तो जो काव्य रचना लिखी गई है उससे व्यक्ति को कितना मनोरंजन होता है, उसको मन को कितनी शांति मिलती है, वो हो गई रसवादी दृष्टि। तो उन्होंने रसवादी दृष्टिकोण और जो आधुनिक जो समाजनिष्ठ दृष्टि है उन दोनों का उन्होंने क्या कर दिया, समन्वय। यानी उनकी जो दृष्टि है वो समन्वयवादी दृष्टि है और एकांगी दृष्टि नहीं है। इन दोनों का समन्वय करके उन्होंने लोक मंगलवादी व्याख्या, बड़ा ही महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द है, आचार्य शुक्ल के इतिहास में ये बार बार ये शब्द आता है और आचार्य शुक्ल द्वारा आलोचना की है, जो कविताओं की, काव्य की जो आलोचना की गई है वो भी लोक मंगलवादी दृष्टिकोण से की गई है। यानी कोई भी जो साहित्य है उसका समाज के लिए क्या योगदान है, समाज या लोक का वह किस प्रकार से कल्याण करता है, इसी आधार पर उन्होंने जो भक्ति काल का जो साहित्य है, लोक मंगलकारी दृष्टि से उन्होंने भक्ति काल के साहित्य को बहुत अधिक महत्व दिया। और लोक मंगलकारी दृष्टि के कारण जो तुलसीदास है उनके सर्वप्रिय या उनकी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ कवि है। और जो रीतिवादी काव्य है, जो देहवादी काव्य है, जो केवल श्रृंगार को लेकर चलता है, उस साहित्य को उन्होंने लोक मंगलवादी दृष्टि के कारण समाज के लिए उपयोगी नहीं माना है। अगले में कुछ बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। फिर उन्होंने कविता में संप्रेषण को बाधित करने वाले तत्वों तथा यथा रहस्यवाद, प्रतीकवाद, क्लिष्ट एवं परिभाषिक शब्दों का प्रयोग, बुद्धि प्रेरित वक्रता का जमकर विरोध किया। इन्हें प्राय क्या करते हैं कि काव्य का संप्रेषण का होता है, यानी कवि रचना करता है, साहित्य का रचना करता है, वह पढ़ने वाला होता है, जो पढ़ने वाला पाठक होता है या देखने वाला जो भावक होता है या दर्शक होता है, वह उस तक कितनी पहुंच रही है। तो कई बार क्या करते हैं कवि, उसकी जो भाषा है इतनी क्लिष्ट कर देते हैं, इस प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग करते हैं कि बेचारे पाठक को समझ में नहीं आती, या इस प्रकार के रहस्य की दृष्टि कर देते हैं कि जो काव्य की जो रचना है वो रहस्यमय होकर रह जाती है। तो उन्होंने इस प्रकार जो संप्रेषण में काव्य को समझने में जो बाधा डालते हैं, पाठक तक पहुंचने, काव्य तक पाठक के पहुंचने में जो बाधा पैदा करने वाले जो तत्व है, रहस्यवाद है, प्रतीकवाद है, या जो क्लिष्ट शब्दावली है, इसका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये जो रहस्यवाद है, प्रतीकवाद है, क्लिष्ट शब्दावली है, ये क्या करते हैं कि काव्य का संप्रेषण को रोकते हैं, काव्य संप्रेषण में बाधा पहुंचाते हैं। जो कवि है या जो रचनाकार है, जो लेखक है, वह
क्या कहना चाहता है वह पाठक तक नहीं पहुंच पाता। संप्रेषण में ये बाधा डालने वाले तत्व है। उन्होंने जहाँ तक संभव हुआ विविध कालों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। उन्होंने काल विभाजन बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण को किया, और विज्ञान जिस प्रकार से कोई भी तथ्य जुटाती है, तथ्य का फिर उनका वर्गीकरण करती है, इस प्रकार इन्होंने भी तथ्य जुटाए और उसके आधार पर ही काल विभाजन उन्होंने किया। उन्होंने भक्ति काल को दो विभागों में विभाजित किया। जैसे पहले तो उन्होंने जैसे 4 भागों में विभक्त कर दिया। पूरा संपूर्ण जो काल विभाजन है उसको 4 भागों में विभक्त कर दिया, और उसमें भी अलग से यदि कोई काल विभाजन हो रहा था जैसे भक्ति काल के अंदर उन्होंने निर्गुण और सगुण में बांट लिया। यानी सगुण भक्ति वाले कौन है, अवतारवाद को मानने वाले कौन है, ईश्वर को मनुष्य के रूप में मानने वाले कौन है, निर्गुण यानी निराकार ईश्वर के रूप में मानने वाले कौन है। और फिर उन्होंने सगुण और निर्गुण को भी आगे 2 भाग कर दिए। सगुण में कृष्ण काव्य भक्ति, राम काव्य भक्ति, और निर्गुण में उन्होंने ज्ञानाश्रय दृष्टि, ज्ञानाश्रय कबीर इत्यादि, और प्रेमाश्रय जो प्रेम के आश्रय को लेकर चलने वाले सूफी इत्यादि। तो इस प्रकार से उन्होंने बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काल विभाजन और उसके बाद में उसका विभाजन और वर्गीकरण भी किया। और रीतिकाल में भी उन्होंने रीति काव्य और रीति स्वच्छंद काव्य में उनको 2 भागों में विभक्त कर दिया। और आधुनिक काल को भी उन्होंने प्रथम, द्वितीय और तृतीय उत्थानों के रूप में, यानी पहले कौन आया, पहले किस चीज़ का उत्थान हुआ, फिर किसका उत्थान हुआ और फिर किसका उत्थान हुआ, इस रूप में उनको विभाजित भी उन्होंने किया। तो ये है आचार्य शुक्ल के साहित्य इतिहास की विशेषताएं, जिसमें उन्होंने इतिहास दृष्टि को जिसमें अपन ने उनकी इतिहास दृष्टि किस प्रकार की है उसका अध्ययन किया। उनकी इतिहास दृष्टि जो प्रत्यक्षवादी जो इतिहास दृष्टि है उसका अध्ययन किया। उन्होंने किस प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए काल विभाजन और नामकरण किया उसको देखा। और फिर उन्होंने देखा कि उन्होंने केवल सभी कवियों या जो रचनाकार है उनको एक जगह रखने का या उनके जीवनी लिखने का काम नहीं किया, बल्कि उनका मूल्यांकन किया। और उनकी जो दृष्टि है वो प्राचीन और आधुनिक दृष्टि है, वो दोनों का समन्वय करती है। तो इस प्रकार से जो आचार्य शुक्ल की जो इतिहास की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ा। अगली जो कक्षा है उसमें हम आचार्य शुक्ल के इतिहास की जो सीमाएं किस प्रकार की है उनको देखेंगे। धन्यवाद।